मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब खतौली कोतवाली की पर्णावली चौकी पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध लोगों को पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। चारों तरफ से खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ताजू उर्फ ताज मोहम्मद जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं बदमाशों की गोली लगने से मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। उपचार के लिए पुलिस ने दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने घायल बदमाश ताज मोहम्मद के साथी नईमुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल बदमाश ताज मोहम्मद पर 15,000 रुपए का इनाम है और इस शातिर बदमाश पर लूट डकैती जैसे मुकदमे भी दर्ज हैं। ये आज पर्णावली चौकी इंचार्ज नवीन सैनी अपनी टीम के साथ यहाँ पर चौकी की सामने चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। इनके द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो जो लिंक रोड है साइड में इसकी तरफ को जंगल की तरफ को भागे। इनके द्वारा उसे घेराबंदी करने का प्रयास किया गया जिसमें बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा कॉम्बिंग में पकड़ लिया गया है। एक हमारे कांस्टेबल के भी गोली लगी है और जो बदमाश जिसके गोली लगी उसकी शिनाख्त ताज मोहम्मद के रूप में हुई है और जो पकड़ा गया है कॉम्बिंग के द्वारा उसकी शिनाख्त नईमुद्दीन के रूप में हुई है। ये दोनों यहीं खतौली के रहने वाले हैं। इसमें से एक बदमाश ताज मोहम्मद जो अभी 1 महीने पहले पुलिस मुठभेड़ और लूट हुई थी मंसूरपुर क्षेत्र में एक दवा विक्रेता के साथ, उसमें ये वांटेड था और इस पर 15,000 रुपये का इनाम भी था। तो ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है और तमंचा इनसे बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है जो कि संदिग्ध है और चोरी की बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय एक और मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने ककरौली क्षेत्र के खोकनी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी समय एक बाइक पर सवार दो युवकों को पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में अपनी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश राहुल तिगरी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका एक साथी गन्ने के खेत में जा घुसा जिसके लिए पुलिस ने घंटों तक कॉम्बिंग अभियान भी चलाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश राहुल तिगरी अनिल दुजाना गैंग का शार्प शूटर है और इस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, डकैती, हत्या जैसे लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार बदमाशों के खात्मे में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर क्राइम ब्रांच में नई मंडी पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुई महिला की लूट के बाद हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका की बेटी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पुलिस को भ्रमित करने के लिए लूटे गए जेवर व हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया मफलर भी बरामद किया है। मृतका की बेटी व बेटी के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का है जहां रविवार की सुबह मकान में एक महिला का शव मिला था जिसके बराबर में उसकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना करके जल्द ही घटना के अनावरण का टीमों को टास्क दिया था जिसका आज नई मंडी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतका ईशावती की बेटी नीलम व मृतका की बेटी के प्रेमी मन्नू निवासी बिजनौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्यारोपियों से पुलिस को भ्रमित करने के लिए उतारे गए जेवर व हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया मफलर बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी मन्नू घटना की रात में नीलम से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। तभी रात में अचानक मृतका ईशावती की आंख खुल गई और मन्नू को अपने घर में देखकर ईशावती आग बबूला हो गई जिसके डर के कारण नीलम ने अपने प्रेमी मन्नू के साथ मिलकर ईशावती की गला दबाकर हत्या कर दी। संडे के दिन एक महिला थाना मंडी क्षेत्र में अपने घर पर मृत पाई गई थी। इसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका आज खुलासा हुआ है और इस महिला की हत्या में उसकी जो लड़की थी वो और उसका बॉयफ्रेंड जो कि उस दिन रात को घर पे आया था वो इस मर्डर में दोषी पाए गए हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो महिला के लुटे हुए कुंडल थे वो जो इनके द्वारा लुटे दिखाए गए थे वो आज बरामद हो गए हैं और इनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल कर लिया गया। इस तरह इस घटना का खुलासा हुआ है। किस तरह से देखिए ये लगभग रात को 10 बजे के लगभग वो इसका जो बॉयफ्रेंड था लड़की का वो महिला के इनके घर में आ गया था और रात को 2 बजे के लगभग जो महिला थी वो दूसरे कमरे में सो रही थी। वो अपनी लड़की को देखने आए तो उन्होंने इन्हें आपत्तिजनक दशा में देखा जिस पर इनमें ये लड़के में और इसमें
कुछ डांट फटकार भी उस महिला ने की। इस बात से भयभीत होकर कहीं ये इसका नाम ना बता दे, लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर लड़की की मां का मर्डर कर दिया और बाद में इस घटना को लूट का रूप दिखाया कि कोई बाहर से बदमाश है और उन्होंने उसकी मदर को मार दिया और उसके कुंडल लूट के ले गए। कितने लोग आरोपित हैं? देखिए, इसमें 2 आरोपित हैं, एक उसकी महिला की जो मृत महिला उसकी लड़की है और एक उसका बॉयफ्रेंड है। अमृतसर में एक युवक को सरेआम कुछ युवकों द्वारा अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरण करने आए युवकों द्वारा दिलबाग नामक युवक से पहले मारपीट की गई, फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में कैद पहले मारपीट फिर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हुए युवक कोई और नहीं बल्कि दिलबाग नामक युवक को अगवा करने आए लोग हैं। पहले होटल के अंदर दिलबाग के साथ मारपीट की गई, फिर उसे जबरदस्ती बाहर ले गए और फिर उसके साथ मारपीट कर उसे गाड़ी में बैठाकर अगवा करने आए युवक अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक दिलबाग सिंह पहले पीएम के होटल में काम करता था और उसका पैसों का कोई लेन देन होटल मालिक के साथ था और इसी मामले को लेकर होटल मालिक दिलबाग सिंह को आकर ले गए। उनकी तरफ से जांच की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਟਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। वर्ष 2014 में एक युवक पर तेजधार हथियारों से हुए जानलेवा हमले के बाद पंजाब पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। इस मामले में लोक इंसाफ पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ अदालत में जाने की तैयारी कर ली है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रधान मनदीप सिंह बब्बी ने कहा कि वर्ष 2014 में विजय कुमार शर्मा निवासी रामनगर कॉलोनी पर 4 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया था। विजय कुमार रामनगर कॉलोनी में किराएदार के रूप में रहता है। मकान मालिक ने अपना मकान किसी को बेच दिया था। मकान का खरीदार खरीदे हुए मकान में आया और विजय कुमार को मकान खाली करने के लिए कहा। विजय ने उससे कहा कि वह पुराने मकान मालिक से बात करके मकान खाली कर देगा, पर मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने मकान एक दिन के अंदर खाली नहीं किया तो उसका हश्र बुरा होगा। अगले ही दिन मकान मालिक अपने साथियों के साथ आया और विजय कुमार को जमकर पीटा गया, जिन्होंने विजय कुमार पर धारदार हथियार से 14 वार किए। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित पीड़ित विजय कुमार ने बताया कि हमलावरों ने खुद को चोट लगाकर इस मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने मेरे खिलाफ ही धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। सच तो यह है कि जिस समय मुझ पर हमला हुआ मैं जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हमलावर मुझ पर लगातार वार कर रहे थे। विजय कुमार के अनुसार आज 4 साल हो चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में अदालत में चालान तक पेश नहीं किया। कुछ दिन पहला ये वाला लड़का साडे कोल आया सीगा जी, इन्हें अपनी जो भी हड्ड बीती सुनाई सानू, इहदे नाल बहुत धक्का होया जी। इस मुंडे ने बेकसूर होने के बावजूद भी 2 महीने जेल च रह के आया जी, क्योंकि दूजी पार्टी ने नजायज़ पर्चा करवाया ही इत्ते एक ना जी क्रॉस पर्चा करने वास्ते भी चलो भी किसी तरीके नाल राजीनामा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उस तो बाद इस मुंडे ने इनकुआरी लवा के तो जी पर्चा तो लाना कैंसल हो गया जी इहदा। ठीक है, पर जेड़े इस बेकसूर ने 2 महीने कट्टे आ सट्टा लगन के बावजूद माड़ी गल सी होगी। दूजी गल है 21/12/2014 ਦੇ ਵਿੱਚ इस मुंडे नूं जी सट्टा लगियां ने ਤੇ पुलिस का फर्ज हैगा वा भी 90 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ चलान पेश करना, जबकि अज 4 साल तो उपर हो चले जी। मेरी ते मेरी पार्टी की इक्को मंग हैगी आ भी इस मुंडे का जिहड़ा चलान डिले किया वा, जिन्ना अफसरां ने किया वा, जिहड़े इहदे विच दोषी ने अफसर, उन्हां दे खिलाफ उन्हां दा महकमा इनकुआरी कड्ढे ते उन्हां नूं भी बनदी सज़ा दित्ती जावे ते इस मुंडे का चलान जल्द तो जल्द टूकुट किया जाए, जिस नाल इस मुंडे थोड़ी राहत मिले जी। असी बैस साहब की नॉलेज के विच केस लैन दा वा। ठीक है जी, बाकी बैस साहब जिद्दां सानूं ना इंस्ट्रक्शन देणगे, अगर ना जी धरना लाउण नूं कहणगे तो आपां ठोक के धरना लावांगे कमिश्नर साहब के बाहर। अगर वो कहणगे जी तू कोर्ट जाना वा तो आपां टू कोर्ट जावांगे जी। सर मालूम कर उन्हें मकान बारों बार खरीद के तो मैंने बाहर कढ़ना चाहिए तो उन्होंने बंदे लै मैनू सट्टा सुट्टा लातियां। ਕਿਹੜੀ 2014 सर। फिर उस तो बाद सर मैं उन्होंने मेरे ते पर्चा कराता वा 26 का, मैं बाहर रेट पा के वो पर्चा कैंसिल करवाया वा। ਜਿਹੜਾ मेरा पर्चा वा 326 का ਉਹਦਾ अजे तक चलान नहीं पेश किया सर, 4 साल हो गए। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ? सर मैं DSP साहब ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ
आईजी साहब ने भी कटियां वा, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं हुई किते भी। क्यों नहीं हो रही सुनवाई ਤੁਹਾਡੀ? सर वो पैसे पूरे चढ़ा दिंदे आ, पोलीटिकल बंदियां ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 449 ਵਾ 23/12/2014 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 323 324 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਦਈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ D 6855 ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰਦੇਵ ਡੇਰੀ ਕੋਟ ਖਾਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 325 326 IPC ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ 324 IPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ASC ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਆ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਹੈਡ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ध्यान दे के ये चलान ਜਿਹੜਾ पेश कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सवर्णों के आरक्षण को लेकर पास हुए बिल पर बोलते हुए कहा कि जो पिछड़ा वर्ग 21 महीनों से आरक्षण की मांग कर रहा है उसे अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि सवर्णों के लिए 2 दिन में आरक्षण बिल भी पास कर दिया गया। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वह 7 चुनाव लड़ेंगे और अगर बीजेपी नहीं चाहेगी तो वो साथ नहीं रहेंगे, और ये सब तब तय होगा जब उनकी 27% आरक्षण देने की मांग पूरी होगी। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर इस देश के नेता सुधर जाएं तो देश सुधर जाएगा। इस वक्त देश में हिंदू मुस्लिम व मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाकर सियासत की जा रही है। कोई भी नेता कोई भी बयान दे देता है, ऐसे में पार्टी के पदाधिकारियों को उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर पर बोलते हुए बीजेपी पर तंज कसा कि 5 साल में मंदिर निर्माण नहीं हुआ, अब चुनाव आ रहे हैं तो राम मंदिर की याद आ गई। वहीं फिलहाल उन्होंने गठबंधन के साथ जाने से किनारा किया है और कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वे साथ रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम निकल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे। हमारी डिमांड सिर्फ 27% आरक्षण में जो अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी बनी है, जो रिपोर्ट आई है 3 भागों में बांटने का, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसी रिपोर्ट को लागू करने पर तय होगा कि हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये कब तक की समय सीमा आपने तय? हमने 100 दिन का समय दिया है, 11 दिन बीत गया। 100 दिन के अंदर अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अभी एक नई व्यवस्था और आ गई, 10 करोड़ का आरक्षण दे दिया, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सदियों से पिछड़े दलित धोखा खाए हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े हैं। आज हम 21 महीने से चिल्ला रहे हैं कि पिछड़ों में भी गरीब हैं, उनको बंटवारा करके उनको हिस्सा दिया जाए, तो ये काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन वो जागरूक कौम है, उनका तो हो गया। सरकार में 5 साल रहे, देखिए, हम केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारा समझौता हुआ, पूर्वांचल में हमको 8 सीटें मिली, हमने 4 जीता है और अपनी पार्टी के कोटे से हम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और हमको जो विभाग मिला है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हमने CCC की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में पहली बार निःशुल्क व्यवस्था कराई है। उत्तर प्रदेश में अब तक O लेवल कंप्यूटर जो प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिया जाता था वो कागजों में था, अब उसको हमने सिस्टम बना करके हमने 2 लाख बच्चों को एडमिशन करा दिया है। उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फार्म भरवाया है। जो भी सिस्टम में जिनके पास संस्था है
ऐसे संस्थाओं का चयन किया गया है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा प्रयास हो रहा है। जहाँ तक दूसरा विभाग है दिव्यांगों में पहली बार जो 7 साल के नीचे बच्चे हैं, जो मूक बधिर हैं, ऐसे बच्चों के ऑपरेशन में लगभग 6 लाख रुपए लगते थे। तो उन पहले 10,000 रुपये मिलते थे, उसे 10,000 को बढ़ा के हमने 6 लाख रुपया किया। 77 बच्चों का ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ। 6 लाख रुपया जो लगभग 3.5 लाख रुपए की एक किट आती है, जिसको ऑपरेशन के बाद लगा दिया जाता है, बच्चा सुनने लगता है और बोलने लगता है। प्रधानमंत्री जी अगड़ों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब तो उसको आप खुद समझ रहे हैं कि जब अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी बनी दिल्ली में, तो वो तो रद्दी की टोकरी में हो गई। और परसों बिल आया और कल लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में बहस हो रही है। तो आप समझ सकते हैं किसके लिए ज़्यादा चिंतित हैं, किसके लिए कम चिंतित हैं। आपकी नज़रों में कैसा है? देखिए, 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को जो मिला है, इसको बढ़ा करके 54% करने की ज़रूरत है। आपकी नज़रों में कैसा है? जैसे आपकी नज़र में वैसे हमारी नज़र में है। राजभर जी, आप भी आरक्षण को लेकर बल देते हैं कि पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया, आर्थिक आधार पर एक बिंदुवार तय किया गया, क्या मानक होंगे। ये बात क्यों नहीं उठाते कि जो बच्चे या जिस जाति के भी हों, वो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, आरक्षण वहाँ से शुरू होगा। इसको क्यों नहीं उठाते आप लोग? देखिए, इस देश के नेता सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, अधिकारी के, नेता के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। कोई नेता माना का? कोई सरकार मानी? नेता सिर्फ अपने स्वार्थ में। आज उठा के देखिए, 1,70,00,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं गरीबों के। 72 साल की आज़ादी में नेताओं ने अभी तक टाट पर ही बैठा के पढ़ाते हैं। वहीं नर्सरी में मेज और कुर्सी की व्यवस्था हो गई, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? आप उठा के देखिए, 72 साल की आज़ादी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई: अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। अनुसूचित जात जनजाति को उत्तर प्रदेश में 16 जगह कोचिंग खुली है, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग। 2 जातियां बची हैं, पिछड़ी जात और सामान्य जात। इन दोनों जातियों के लिए किसी नेता को दिखाई नहीं देता है। इन दोनों बच्चों को, इन दोनों जातियों के बच्चों को 18 मंडल में बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग क्यों नहीं खुल रही है? सब लोग तो अच्छे अपने को बनते हैं। इसी नाते मैं कहता हूँ, नेता सुधर जाए तो सब देश सुधर जाएगा। तमाम नेताओं में आप भी शामिल हैं। मेरा मूल सवाल ये था, क्यों नहीं उस आरक्षण की व्यवस्था प्राइमरी सरकारी पाठशाला से शुरू की जाए, जातिवादी व्यवस्था को छोड़कर? जिसको जरूरत है वो लड़ता है। क्या जानते हैं, इस देश के नेताओं ने जातियों में ऊंच नीच नफरत पैदा कर दिया, अगड़ा पिछड़ा बना दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़ा करके सियासत करते हैं। हम मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं। हमको लड़ाई लड़ना चाहिए शिक्षा के लिए, कि प्राइमरी स्टेज से शिक्षा में व्यवस्था अच्छी कैसे हो, हमको रोजगार कैसे मिले, हमको नौकरी कैसे मिले। हमको इस लड़ाई की लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम लड़ते क्या हैं? भावना में। अभी 16 साल से मैं देख रहा हूं, तो सपा हटाओ बसपा ले आओ, बसपा हटाओ सपा ले आओ, अब दोनों को हटाओ भाजपा ले आओ। बिल क्या रहा है? क्या ये अपने विषय में सोच रहे हैं? आज हम जहां बैठे हैं, आप बताओ, हम जहां बैठे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत, और इधर के लोगों की लंबे समय से डिमांड है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच की। लेकिन इस इलाके के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? जो लखनऊ जीत के गए हैं एमएलए, जो जीत के गए हैं एमपी दिल्ली, ये क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ तो आपको भाषण सुनाते हैं, लेकिन हुआ भाषण क्यों नहीं सुनाते हैं? जो जनविन समस्या है प्रदेश में, चाहे किसान की हो, नौजवान की हो, बेरोजगार की हो, गरीब की हो, जो जनविन समस्या है, उस समस्या को लड़ने के लिए जब तक गरीब जागृत नहीं होगा, तब तक नेता नहीं लड़ेगा। संविधान से चलता, किसी के भावना से नहीं। देश संविधान से है, चल रहा है, और किसी के कहने से बहुत कुछ तो लोग कह दे रहे हैं। अभी दिल्ली का एक विदुड़ी सांसद ने बयान दिया कि दिल्ली से भी उत्तर भारतीयों को भगा देना चाहिए। गुजरात में बयान दिया कि यहाँ से लोगों को भगा दिया जाए। कहाँ, जब भारत का नागरिक हुआ है तो कैसे भगाओगे? बयान कैसे दे देते हैं? इनकी पार्टियों के नेता क्या करते हैं? ऐसे लोगों को बयान जो देते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें तो इनकी बयानबाजी बंद हो जाए।
यह सर्वधर्म का देश है, सभी धर्मों के लोग हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचा करके यहाँ आप खाली राजनीति कर सकते हो और समाज का विकास नहीं कर सकते हो। जनपद शामली की थाना भवन पुलिस ने एक युवक के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुखबिर की सूचना पर करीब 9 माह से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी व युवती पर उसके पति की हत्या का आरोप है और 9 माह से दोनों फरार चल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शामली जनपद की थाना भवन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए पति की हत्या में फरार चल रही पत्नी और उसके प्रेमी को थाना भवन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी व प्रेमी जनपद छोड़कर फरार होने की फिराक में थे। आरोपी प्रेमी व मृतक की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसका मृतक पति रविंद्र विरोध करता था और आए दिन प्रेमी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद भी रहने लगा था, जिसके चलते एक दिन अचानक उसकी पत्नी व उसके प्रेमी दोनों फरार हो गए और दोनों ने षड्यंत्र के तहत पति रविंद्र की हत्या कर दी, जिसमें मृतक के परिजनों द्वारा पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी अंकित पुत्र पालेराम निवासी मंटी हसनपुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी प्रेमिका का कहना है कि मेरे पति और प्रेमी अंकित के बीच दोस्ती थी, जहां दोनों के बीच कई बार मुझे लेकर झगड़ा भी हुआ था और उसी के चलते हम दोनों घर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसमें उसका और उसके प्रेमी का कोई रोल नहीं है। शामली जनपद के थाना भवन में मार्च 2018 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में यह पता लगा कि अंकित के संबंध उसकी पत्नी से हो गए थे और जिसके कारण उसने आत्महत्या किया था। मामला 306 में इसका विवेचना हुई। अंकित और प्रीति के ऊपर 10-10 हज़ार के इनाम थे। आज दोनों गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जनपद बागपत में विद्युत विभाग से परेशान एक शख्स ने जहर खाकर अपने जान देने का प्रयास किया। आरोप है कि विद्युत विभाग के एसडीओ और जेई लगातार विद्युत कनेक्शन के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते परेशान होकर उक्त शख्स ने जान देने का प्रयास किया। फिलहाल गंभीर हालत के चलते उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। दरअसल मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र के काठा गाँव का है, जहाँ ऋषिपाल नाम का एक शख्स गाँव में अपने ही मकान में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। उसी मकान पर पहले से विद्युत कनेक्शन है, जिसमें से एक बल्ब ऋषिपाल की दुकान में जलता है, लेकिन एसडीओ पुष्पेंद्र कुमार व जेई विनय कुमार शर्मा ने उस पर अलग से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए दबाव बनाया। लेकिन जब ऋषिपाल ने पहले से ही मकान में कनेक्शन होने की बात कही तो उस पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए दबाव बनाने लगे और न देने पर उस पर कार्रवाई की बात करने लगे, जिससे परेशान होकर आज जब फिर से 20,000 रुपए मांगे गए तो ऋषिपाल ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे परिजनों ने जानकारी लगते ही अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं विद्युत विभाग पर आरोप लगने पर महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे प्रकरण संज्ञान में आपके द्वारा ही बताया गया। मैं हम लोग इसकी बिल्कुल गंभीरता से जांच करके और जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। जो आप काठा का बता रहे हैं तो इसमें हम लोग जांच करेंगे किसने पैसा लिया है, किसने नहीं लिया है, और बिल्कुल यदि उसमें कोई तथ्य होंगे तो कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। यदि 4 दिन हो लिए बिजली वाले एसडीओ और एक्शन वो जेई विनय कुमार शर्मा दुकान पाए, कहने लगा इसका कनेक्शन लो, मगर जी घर का कनेक्शन तो है, गांव में दुकान का तो लिया नहीं जाता लगता है। कहने लगा नहीं लेते, 20,000 रुपये दो लाइन मैन को और उसे जेई डेली भेज दे हमारे यहाँ। तो उनका दुखी होगा, मैं तो जी भी जहर खा, कहने लगी जहर खाऊँ मैं, तो कहने लगा जहर खा ले, मैं तो 20,000 रुपये चाह। तो उनकी छोटी सी दुकान है जी, और एसडीओ और जेई दोनों पीछे लग रहे जी। बागपत खेकड़ा क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित जैन मंदिर में स्वर्ण समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली समाज की छात्रा को सम्मानित किया गया। मामला खेकड़ा के बड़ा गांव स्थित जैन मंदिर का है, जहां आज स्वर्ण समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह की धर्मपत्नी अलका तोमर एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष नरेश वर्मा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली स्वर्ण समाज की छात्रा ख्याति मीरा को 51,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि ख्याति मीरापुर ने शिक्षा क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से समय समय पर इस प्रकार समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया जाता रहेगा। आगे भी यदि कोई छात्र छात्राएं समाज का नाम रोशन करेंगी तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान दर्जनों लोग शामिल रहे। सबसे पहले तो मैं सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। खेकड़ा देहात के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
हमारे क्षेत्र की श्रवण समाज की लड़की भी बढ़ चढ़कर शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें डॉक्टर सतपाल सिंह की, केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह की धर्मपत्नी अलका मैडम जी व भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश वर्मा ने समाज की तरफ से आज बिटिया को 51,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया और हम आगे भी समाज के लिए सम्मान करते रहेंगे। हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को पुलिस ने किया बेअसर। लगातार चलती रही दिन भर रोडवेज की बसें। कई कर्मचारियों के खिलाफ इस दौरान मामले भी दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर फरीदाबाद में सरकारी कार्यालयों में जहां हड़ताल देखने को मिली, वहीं हरियाणा रोडवेज की इस हड़ताल को पुलिस ने बेअसर कर दिया। रात को ही सैकड़ों हरियाणा रोडवेज की बसें पुलिस लाइन में खड़ी कर दी गई और वहां से आकर बसें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बसों को सुचारू रूप से चलाया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एस्मा का विरोध करने वाले करीब 1 दर्जन कर्मचारियों और उनके अधिकारियों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। भारी मात्रा में दिखाई दे रहा पुलिस बल और खाली पड़ा बस अड्डा हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को दर्शा रहा है, जहां पुलिस ने रोडवेज कर्मियों की हड़ताल को बेअसर कर दिया है। वैसे तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 15 सरकारी विभागों की आज हड़ताल थी, लेकिन पुलिस का ध्यान केवल रोडवेज की हड़ताल पर ज्यादा था। सुबह 3 बजे से ही पुलिस के अधिकारी और कई टुकड़ियां रोडवेज कार्यालय में बसों के संचालन में तैनात की गई थी। जिन कर्मचारियों ने बसों को रोकने का प्रयास किया, उन पर पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। सिटी थाना प्रभारी प्रीतपाल सिंह सांगवान की माने तो एस्मा का विरोध करने वाले 10 से 12 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। ये जीएम साहब रोडवेज बल्लभगढ़ ने एक रिटर्न कंप्लेंट हमें दी थी कि भी ये एस्मा लगा हुआ है और फिर कुछ लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। तो जो एजिटेटर थे 10-12 लोगों के खिलाफ बाइनी मुकदमा दर्ज हुआ है एस्मा है। जनपद सहारनपुर की कोतवाली देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटला निवासी कलयुगी पति पर पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि 19 वर्ष पूर्व उसकी शादी इरशाद नाम के युवक के साथ हुई थी। वह तभी से उसे अवैध शराब के कारोबार में धकेलने का प्रयास करता चला आ रहा है। जब वह विरोध करती है तो वह उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल देता है और आज एक अजीबोगरीब कारनामा उसके कलयुगी पति ने यह किया कि उसे घर से निकालकर दूसरी महिला से शादी कर ली। पीड़िता का यह भी आरोप है कि लगातार पुलिस के चक्कर काट रही है, परंतु पुलिस उसकी कोई मदद करने के बजाय उसे टालमटोल करती चली आ रही है। उधर नाबालिग बच्ची ने भी अपने पिता पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता उसे अवैध कच्ची शराब के पाउच बनवाकर बिकवाता है। अगर बच्चे विरोध करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। लगभग 4 वर्षों से इरशाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ लगातार जुल्म करता चला आ रहा है। कई बार बच्चे अपनी मां को लेकर अपने मामा के पास जा चुके हैं, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की थी। अब पीड़ित महिला व बच्चों ने मुख्यमंत्री से उनके कलयुगी पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला है कि मेरे पापा मेरे से शराब भरवाते गिलासों में और वो बिकवाते हैं, और जो नहीं भर के देती तो छेड़ते हैं, ना खाने को देते हैं ना पीने को देते हैं। और क्या नाम, अब मैं अपने मामू के यहाँ रह रही और घर जावे तो बाहर निकाल दे घर से, हमें पूरा छेड़ते हैं। अब मेरे पापा दूसरी माँ ले आए, दूसरी शादी कर ली। अब हमें इंसाफ चाहिए मुख्यमंत्री से। ऐसा है, हमें रिश्वत पैसे दे दिए तो उन्हें, और अब हमें इंसाफ चाहिए। 19 साल पहले शादी हुई थी मेरी, उस दिन से आज तक मार पिटाई करें ये सब। अब बच्चों को भी काल दें, ना खाने को दें, ना किसी चीज़ को हाथ लगान दें। अब उस दिन से आज तक पाल ली न मैं, मेरे अपने भाई के घर रह चली जाऊँ, यहाँ से 2-4 दिन आऊँ फिर चली जाऊँ, फिर काल दें ये। अब जब मैं अब घर गई, अब शादी कर लाया, पीछे दारू का ठेका भी खोल रखा था, वहीं से बच्चों पर थैलियाँ भी भरवा हुआ था दारू की। और क्या नाम, जवान लड़की हो रही मेरे। अब अर्जना मैंने वो रिपोर्ट करी थाने में, तो अब वो छोड़ने की कोशिश करा, दूसरी घरवाली ले आया। अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कहाँ हुई थी आपकी शादी? जी हाँ, इसी देवबंद बैरून कोटला। किसके साथ हुई थी? इरशाद के। क्या चाहती हैं आप? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिले। मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक के गांव नगला राई में राजस्व विभाग की टीम ने विरोध के चलते पुलिस सुरक्षा के बीच 5 दशक से चकमार्ग पर किए गए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया है। इस मौके पर हिंडन चौकी प्रभारी संजय त्यागी पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। चरथावल विकास खंड के गाँव नगला राई में राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत चकमार्ग 499 पर चरथावल निवासी मोहम्मद शफीक अहमद, सलीम अहमद व नईम ने करीब 50 साल से अवैध कब्जा कर करोड़ों की भूमि को अपने खेत में मिला रखा था।
जिससे आने और जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें चरथावल कस्बे के चक्कर काटकर अपने खेतों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। करीब 5 दशक के बाद गाँव नगलाराई निवासी किसान दाऊद पुत्र मुस्तकिम की फरियाद पर अधिकारियों ने सुनी, जिस पर बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने कानून को वीरेंद्र वर्मा, लेखपाल आकाश शर्मा व लेखपाल सौरभ पुंडीर, सचिन बाल्यान आदि ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन द्वारा चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाकर चकमार्ग चालू करवाया। हालांकि कब्जा मुक्त कराते समय विपक्ष के कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन मौके पर उपस्थित हिंडन चौकी प्रभारी संजय त्यागी व पुलिस के सिपाहियों के हड़काने के बाद विपक्षी रफू चक्कर हो गए। कानून को वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस चक्रोड़ पर चकबंदी से आज तक विपक्ष शफीक आदि ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। चक्रोड़ की लंबाई करीब 500 मीटर बताई जा रही है। मीरापुर थाने के निवर्तमान एसआई लोकेश चौहान का पारासौली चौकी स्थानांतरण होने पर बुधवार को मीरापुर इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह व पुलिस कर्मियों द्वारा एसआई लोकेश चौहान का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समस्त पुलिस कर्मियों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने लोकेश चौहान के कार्यकाल की जमकर सराहना की तथा उन्हें फूल मालाएं पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं मीरापुर इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह सहित समस्त स्टाफ ने एसआई लोकेश चौहान को भावभीनी विदाई भी दी। मीरापुर में मंगलवार की देर शाम एसपी देहात आलोक शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। मंगलवार की देर शाम मीरापुर थाने पर पहुंचे एसपी देहात आलोक शर्मा, सीओ जांसर सोमेंद्र कुमार नेगी ने मीरापुर थाने के कार्यवाहक थाना अध्यक्ष जितेंद्र यादव सहित भारी पुलिस बल के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से पैदल गश्त किया। इस दौरान एसपी देहात आलोक शर्मा ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की तथा व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि यदि आपको कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। एसपी देहात आलोक शर्मा ने कार्यवाहक थाना अध्यक्ष जितेंद्र यादव को कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने मेन बाजार में वाहनों की गहनता से तलाशी भी की। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जनपद हरिद्वार में हड़ताल के समर्थन में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति जनपद हरिद्वार के बैनर तले भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक मांगों के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। चंद्राचार्य चौक पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाए जाने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने तथा वस्तु बाजार में सट्टेबाजी के व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाए जाने हेतु रोजगार पैदा करने हेतु ठोस कदम उठाए जाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए कार्यालय में कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को समाप्त किए जाने सहित कई मांगों को रखा है। ये हड़ताल जो है हिंदुस्तान के अंदर नई आर्थिक औद्योगिक नीति के बाद 1991 के बाद एलपीजी लागू हुआ, नई आर्थिक औद्योगिक नीति लागू हुई तो उसके बाद 18वीं हड़ताल है लगातार। और जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो शुरू पहले से ही थी, यूपीए की नीतियां थी, कांग्रेस की नीतियां थी और आज की जो सरकार है मोदी सरकार की नीतियां, इन नीतियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश जनता में है। और जब से मोदी सरकार आई पिछले 4 साल में, अभी आपने आंकड़े देखे होंगे, पिछले सन 2018 में ही 1,18,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी और जीएसटी से जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो मासेज है, टॉयलिंग मासेज है, उसकी खस्ता हालत हुई है, भूखों मरने की नौबत आई है और जो रोजगार था वो छीन लिया। नया रोजगार तो मिला नहीं है। सरकार ने जो जुमलेबाजी की है, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सारा ब्लैक मार्केटिंग जो खत्म कर देंगे और हम एक नई व्यवस्था देर में करेंगे। वो खाली सांप्रदायिक टकराव के अलावा कुछ नहीं है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी जो है महिलाओं पे अपमान किया जा रहा है। योगी साहब ने जो है नया फरमान जारी किया, आज जो है वहाँ जनता की जान मुश्किल में है। गायों को और जो आवारा पशुओं को साल में सारी पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान खतरे में है, जहां ग्राम प्रधान इस योजना को पल्लीता लगाते दिख रहे हैं। मामला हरिद्वार जनपद के एकड़ खुर्द, एकड़ कला व इब्राहिमपुर गांव का है। जब हमारी टीम ने तीनों गांवों में ग्राम प्रधान के अच्छे कार्यों को देखने का प्रयास किया तो यहां पर हकीकत कुछ और ही नजर आई। जब यहां के ग्राम वासियों से पूछा गया तो हमारी टीम यह सुनकर दंगी रह गई। पता लगा कि शौचालय निर्माण कार्य करने के नाम पर बहुत बड़ी धांधली ग्राम प्रधान ने की है। ग्राम वासियों से पूछने पर पता चला कि पुराने बने शौचालय पर स्वच्छ भारत मिशन की मोहर लगा दी गई है। ग्राम प्रधान 12,000 रूपए देने का वादा करते हैं और जब उनसे शौचालय निर्माण के लिए कहा जाता है तो वह बात को टाल जाते हैं और कहते हैं कि अभी सरकारी पैसा खाते में नहीं आया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्राम प्रधान के घर के पड़ोसी के यहाँ भी शौचालय नहीं है। हमारे वहाँ पहुँचते ही गाँव निवासी ग्राम प्रधान के खिलाफ बयान देने के लिए भी तैयार
शिकार हो गए। अब देखना यह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में शौचालय निर्माण का सपना लिए बैठे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अपनी कमाई का साधन बनाते जा रहे हैं। जंगल में 15 जने जी, आज जंगल में जाओ। नहीं, कोई नहीं कराई फिलहाल, बाहर करने जाता है जंगल। बोल रहा है सबको, कह रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अपने पैसा बना रखा, प्रधान जी ने लगाई, पैसे दूंगा, पैसे अब तक नहीं दिया। जब भी मांगने जब भी देता, कभी भी देता नहीं। अच्छा, 6 महीने लगा रखा। मोहर कितने दिन हो गए लगे हुए? करीबन 1 साल हो गया। बना है, पहले से बना हुआ है, लेकिन मोहर लगा रखी प्रधान ने। नहीं, केस के पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? 12,000। जी नहीं, जंगल में जी नहीं बिंदे। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मेरठ पौड़ी मार्ग पर कैलापुर जसमोर के पास मीरापुर से स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे 2 बाइक सवार छात्रों को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, वहीं दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार को कैलापुर जसमोर निवासी लविश व संजीव मीरापुर SD कॉलेज से सुबह गाँव से बाइक द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, जहाँ ये दोनों छात्र कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों अपने गाँव कैलापुर जसमोर के लिए लौट रहे थे। जैसे ही ये दोनों बाइक से गाँव के समीप पहुँचे तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों छात्र गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांसट में भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सकों ने संजीव पुत्र जयवीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल रविश को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। कस्बा जांसट के तहसील मुख्यालय पर आपूर्ति विभाग पर आधार कार्ड कंप्यूटर में फीड कराने के बाद देर शाम राशन डीलर आल्टो कार में सवार होकर अपने अपने घर लौट रहे थे, जहां जटवाड़ा गंग नहर पर आगे चल रही DCM ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें गांव भोगकरहेड़ी निवासी चारों राशन डीलर गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को CHC जांसट में भर्ती करा दिया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों राशन डीलरों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में बीती रात बेखौफ चोरों ने एक के बाद एक कई दुकानों को अपना निशाना बनाया, जहां दुकानों के शटर व ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत का सामान और नकदी चोरी कर ली गई। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के A to Z रोड का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों का तांडव देखने को मिला। चोरों ने A to Z रोड स्थित छोटी व बड़ी दुकानों सहित लगभग 7 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह होने पर दुकान मालिकों को चोरी का पता लगा, जिस पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वैसे तो जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर पुलिस के लिए सरदर्द का कारण बन सकते हैं। यहाँ पे लगभग हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है, चोरी इतनी हो रही है, प्रशासन को भी ध्यान नहीं दे रहा किसी बारे में। रात भी यहाँ पे 6-7 दुकानों के शटर फटे हैं, जिसमें सबका नुकसान हुआ है और बहुत भारी तादाद में नुकसान हुआ है। सभी का लगाए तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए नुकसान है, अगर सभी का जोड़े जाए तो। कैश भी गया है, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, जो भी जिसके हाथ में लगा सब सामान लेके गए। सुबह रिपोर्ट की है, सभी दुकानदारों ने मिलकर तहरीर दी है। SP वो है आपके रामवीर जी, टुकड़ा चौकी इंचार्ज, उनको देखता रहती है। तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। हम चाहते हैं कि इस पे जल्दी से कुछ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में गंगा में डाले जा रहे नालों और शिविरों के पानी पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने रोष प्रकट किया है, जहां उन्होंने कहा कि एक ओर तो प्रदेश और केंद्र सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम छेड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमा और यहाँ की जनता गंगा को लगातार प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह संकल्प लेते हैं कि नालों और शिविरों को बंद करवाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए वह केंद्र और राज्य सरकार से मिलेंगे। इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वह उग्र आंदोलन भी करने को तैयार हैं। सुबह से यहाँ पे इन जो नाले गंगा जी में गिर रहे हैं, इसके ऊपर ही सर्वेक्षण चल रहा है। सवेरे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे गंदगी हो रही है। एक तरफ तो हमारा मंत्रालय, भारत सरकार हमारी ये कह रही है कि गंगा को स्वच्छ बनाया जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट खर्चा इसके ऊपर में किया जा रहा है। आज ये जो आपके सामने नाले दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल गंगा जी के अंदर में जा रहे हैं, जबकि हिंदू संस्कृति की आस्था का केंद्र जो हरिद्वार है, सरकार जो है, यहाँ स्थानीय प्रशासन जो है कि इन नालों को गंगा जी में गिरने से रोकने में बिल्कुल टोटली असफल रहा है। राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर में राजनीति करती हूँ, लेकिन ये प्रत्यक्ष आपके सामने है। हिंदू युवा वाहिनी ने एज ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से अनुरोध भी किया, सरकार से मांग भी यही कर रहा हूँ कि कम से कम अगर कोई श्रद्धालु दूर दराज से हजारों किलोमीटर से देश विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पे गंगा मैया जी के स्नान के लिए आ रहे हैं, मैं आज
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि इस जगह पे आकर के वो कोई आचमन करके मुझे दिखाएं या यहाँ के सांसद मुझे आचमन करके दिखाएं, तो उनको पता लगेगा कि माँ गंगा मैया के अंदर में जितना पूरे हरिद्वार का कूड़ा करकट जो है गंगा मैया के अंदर में जा रहा है, और सरकार जो दुहाई दे रही है कि हमारा गंगा मंत्रालय ऋषिकेश से लेकर के इलाहाबाद तक गंगा जी को सफाई में लगा हुआ है, ये केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के सारे दावे खोखले हैं। मैं मात्र यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय जो भी प्रतिनिधि विधायकगण होंगे, लोकल प्रशासन होगा, उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि हिंदू युवा वाहिनी ये अनुरोध कर रही है कि कम से कम इन जो नदी नाले गंगा मैया के अंदर गिर रहे हैं, गंगा मैया को दूषित किया जा रहा है, तो कम से कम जो आपका मास्टर प्लान है उसको आप जनता के सामने दिखाएं कि आपने इन नदी नालों को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं। अभी तक आपके किए हुए सारे प्रयास खोखले से हो रहे हैं। ये प्रमाण आप मीडिया के सामने है। जितनी पूरे हरिद्वार की गंदगी, पूरा सीवरेज का पानी जो है सरेआम गंगा जी में गिर रहा है, और इसके ऊपर ना स्थानीय प्रशासन ना सरकार कोई भी किसी तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर मौजूदा सरकार ने ये गंदे नालों को गंगा जी में गिरने से नहीं रोका, तो हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के नए बने काले कानून को लेकर अब वक्फ बोर्ड किराएदार एसोसिएशन ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। इसके तहत एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यगण ने 11 जनवरी को बड़े स्तर पर एक रोष रैली कर सड़कों पर उतरने को तैयारी की है। इस प्रति रणनीति बनाने के लिए एसोसिएशन की एक मीटिंग अमृतसर के स्थानीय मच्छी मंडी क्षेत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान राजपाल महाजन व महासचिव एवं पार्षद सुनील कुमार काउंटी ने संयुक्त तौर पर की। इस मौके पर हिंदू संघर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार पोपा व महासचिव सलील बिल्ला ने विशेष तौर पर शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए उक्त पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013-14 में वक्फ बोर्ड में एक काला कानून पास किया था, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड हमें किराएदार समझता था, परंतु नए कानून के तहत पाकिस्तान से उजड़कर आए लोगों को वक्फ बोर्ड की जगहों पर कब्ज लोगों को दोबारा उजाड़ा जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए काले कानून के तहत अकेले अमृतसर शहर में ही 12,500 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। वहीं उन्होंने संयुक्त तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि सारे मामले को लेकर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक मत होकर फैसला लिया है कि 11 जनवरी को बड़े स्तर पर एक रोष रैली निकालेंगे और साथ ही हाल गेट चौक पर वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूकेंगे। इस मंडी दे विच आए सां, अही कस्टोडियन दे किराएदार सां, मुड़ के वक्फ बोर्ड दे किराएदार बने और अही पाकिस्तानों भी उजड़ के आए हाँ, ते इत्थे भी सानू फिर उजाड़िया जा रहा है। 11 तरीक 12 बजे हाल गेट सारे अंबरसर के वक्फ बोर्ड के किराएदार सारे हुमा के पहुंचो और अही उत्थे धरना लावांगे। की डिमांड की है जी तुहाडी? साडा डिमांड है कि जिहड़ा साडे ते काला कानून सेंटर ने लाया है वो वापस लिता जाए। सारे इत्थे वीर इकट्ठे होए मच्छी मंडी जिन्ने भी वक्फ बोर्ड के किराएदार है बहुत इकट्ठे होए, बहुत एक हिसाब दा धरना ही मारिया है इत्थे इन्हां ने। ते अज इत्थे सारे इकट्ठे हो गए एक मंग उठाई है कि जिहड़ा उन्हें अपना जिहड़ा 13-14 दे विच सरदार मनमोहन सिंह की सरकार वेले कानून पास होया ही काला कानून, सिर्फ वोटां दी राजनीति मुसलमानां नूं खुश करने वास्ते इन्हां ने यार जिहड़ी अपना खेड खेडी सी, जिहदे विच अज सारिआं नूं हुण भुगतना पैंदा पिया कि इन्हां ने इन्ने हैवी हो गया। वो मुसलमान कुछ दिन पहला उन्होंने मुसलमानों ने सामने मस्जिद दे विच एक मीटिंग बुलाई, जिहदे विच हिंदुआं नूं उजाड़न वास्ते इन्हां ने एक प्लैनिंग बनाई कि असीं सारे इकट्ठे होके जिहड़े वक्फ बोर्ड की जगह खाली कराइए और हिंदुआं नूं फिर दोबारा उजाड़िए। एक साजिश के तहत हुंदा है और सरकारां सिर्फ वोटां की राजनीति करदे होया सिर्फ हिंदुआं नूं सिर्फ नुकसान पहुँचाती है, हिंदुआं नूं उजाड़ती है। मेरे वीरों सारे अमृतसर के जिन्ने मेरे वीर आ 11 तरीक नूं हाल गेट दे बाहर पहुंचो कि असीं इन्हां वीरां दा साथ दईए। सारे संगठन जिन्ने भी हिंदू संगठन आ
मैं सारे अगे बेनती करदा कि इत्थे 11 तरीक नूं 12 वजे हाल गेट दे बाहर इकट्ठे होइए ते आ जिहड़ा काला कानून दा विरोध करिए ते आपां जिहड़ा भी इन्हां नूं उजाड़न दी कोशिश करेगा। जे सरकार ने ना वापस कीता कानून वापस ना लिया अई सेंटर सरकार जिहड़ी बैठी वो कानून अपने संसद च दोबारा लिया के जिहड़ा पास किया उन्होंने कट सकती है, पर जे अगर ना वापस लिया ठीक है। अमृतसर के स्थानीय मजीठा रोड स्थित गोपाल नगर में चल रही एक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ इलाका निवासियों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इलाके में चल रही फैक्ट्री के कारण हर वक्त मशीनें चलने की तेज आवाजें आने से उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी परेशानियां होती हैं तथा छोटे बच्चे सो भी नहीं सकते। वहीं उन्होंने कहा कि यह एक रिहायशी एरिया है, न कि इंडस्ट्रियल एरिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया जा चुका है, पर किसी भी अधिकारी द्वारा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में चल रही फैक्ट्री को किसी अन्य जगह पर तब्दील किया जाए। मैं इत्थे रहना, मेरी गली दे विच एक इंडस्ट्री आ जिहदे च खड्डियां लगियां ने, दिन रात पावर लूमां चलदियां ने। मेरी प्रशासन गाड़ी हथ जोड़ के बेनती है कि साडे ना इत्थे बच्चे पढ़ सकते आ, ना बजुर्ग रात नूं सौ सकते आ। गली इन्हां ने मल्ली आ सारी, सब साइकिल रखे तो इत्थे ट्रक खलार दिंदे आ। साडी सारी गली नूं बहुत परेशानी आ। ये प्रशासन नूं बेनती आ भी इहनूं जल्द तो जल्द चुक के ते इहनूं इंडस्ट्रीयल एरिया च पहुँचाया जाए, ना कि रेजिडेंशियल एरिया दे विच इहनूं चलन दिता जाए। इहनूं खड्डियां नूं छेती तो छेती इत्थों चुक्कियां जाण ते सानूं रिलीफ दित्ती जाए। किन्ने चਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ है ये 15-20 साल तो आ जी। असीं बड़ी वार अगे भी इन्हां ने शिकायतां कीतियां, अरोड़ा साहब ने, सारे महल्ले ने, लेकिन किते भी कोई सुनवाई नहीं होती। वो ये पैसे दे के ਜਾਂ अपने सोर्सां नाल ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗਾੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਖੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪਾਵਰ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ EMPLOYE ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जल्दी तो जल्दी फैक्ट्री ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द हटाया जाए। प्रशासन ने यही बेनती की। अमृतसर के फोकल पॉइंट मकबूलपुरा मेहता रोड में शहीद बाबा जीवन सिंह स्पोर्ट्स क्लब की ओर से प्रधान अमरजीत सिंह पप्पू की अगुवाई में 4 साहिबजादों तथा शहीद बाबा जीवन सिंह के शहीद दिवस को समर्पित धार्मिक समागम करवाया गया। इस समागम में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रनी के पूर्व विधायक डॉक्टर दलबीर सिंह वेरका, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश हन्नी और शिरोमणि अकाली दल के हल्का दक्षिण के इंचार्ज तलबीर गिल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर क्लब द्वारा आए हुए मुख्य मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।